नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम अग्रवाल आपका अनअकैडमी आईएएस पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, कल हमने बात की थी कि किस प्रकार से सिलेबस डिस्कशन पे हम स्टार्ट करे थे हमने, और आगे आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं कि किस तरीके से हम स्मार्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, स्मार्ट अप्रोच फॉलो करेंगे कि जिसमें हम मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर सके अपने प्रीलिम्स एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो स्मार्ट अप्रोच की जब हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली चाहे फिर वो कोई भी सिविल सर्विसेज हो दोस्तों, तो सिविल सर्विसेज में मेजरली जब हम बात करते हैं तो आपको क्या होता है कि एक स्मार्ट अप्रोच या स्मार्ट तरीका अब अपनाना बहुत जरूरी है। इसके हम कोर की बात करें कि क्या आपको सफलता की कुंजी हम कह सकते हैं, किस चीज को फॉलो करना चाहिए दोस्तों, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सिलेबस। ठीक है, सिलेबस के बाद हम बात करें इंपॉर्टेंस, तो हमारा स्मार्ट स्टडी प्लान में रहेगा PYQ अप्रोच, और उसके साथ जो एक थर्ड मेजर चीज है प्रीलिम्स की जब हम बात करेंगे तो उसमें आ जाएगा आपका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जरूरी देखिए इसलिए है क्योंकि जब हम पढ़ने वाले हैं, जिस एग्जाम को हम देने वाले हैं, जब हम बच्चों को बोलते हैं कि PYQ को आप देखिए, तो PYQ को वो बेसिकली रटने की बात करते हैं कि भाई पिछले 5 वर्षों में ये आया तो हम उसको रट लें, वो आ जाएगा। नहीं, चीजें रिपीट नहीं होती। जो भी सिविल सर्विसेज एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, चाहे वो यूपीएससी हो या एमपीपीएससी हो, वो थीम को फॉलो करता है, वो टॉपिक्स को फॉलो करता है, वो एग्जाम के में आए हुए क्वेश्चंस को फॉलो करता है। ठीक है, और वो क्वेश्चंस किस पे होते हैं, वो होते हैं हमारे पर्टिकुलर सिलेबस पे। इसलिए हम कल सिलेबस को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे थे। अगर आपको सफल होना है तो आपको ये तीन चीज करनी होगी, और ये तीसरा चरण तो तभी आएगा जब आपको इन दो में पकड़ होगी। तो बेसिकली सिलेबस के हम कल हमने देखा था किस तरीके से 10 यूनिट है, उसके हम आगे बात करेंगे हमारे आने वाले लेक्चर्स में या अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम क्या करने वाले हैं कि हर यूनिट से, अब क्या होता है दोस्तों कि सिलेबस तो हमको देखना ही है सिलेबस से, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं अप्रोच की तो उस पर हम वापस आएंगे एक अप्रोच की। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर ले हम, जब नेगेटिव मार्किंग आ गई है, अब बच्चे कहाँ फंस जाते हैं कि हम एग्जाम के पैटर्न को या एग्जाम के फॉर्मेट की बात करें तो उसमें हमको एक डिफिकल्टी लेवल पे हमेशा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग रूप में देखने मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन और डिफिकल्ट कठिन क्वेश्चन। ठीक है, तो इस पे हम बात कर लें तो इजी क्वेश्चन हमेशा आपको नियर अबाउट 60 के आसपास देखने मिलेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन आपको 20 के आसपास देखने मिलेंगे, और डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको 20 के आसपास देखने मिलेंगे। तो हमेशा हमें टारगेट पर्टिकुलरली इस 60 क्वेश्चन को करना चाहिए। हमें इसके ऊपर ऐसी पकड़ बनाए रखनी चाहिए कि ये 60 क्वेश्चन किसी भी प्रकार से छूटे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर एक से दो क्वेश्चन भी गलत होता है तो वो आपको बाहर करने के लिए काफी होता है। ठीक है, अब बच्चे कहाँ फंस जाते हैं, वो फंस जाते हैं इन 20 क्वेश्चन में, चाहे वो एग्जाम को देते वक्त हो कि वो बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं तो टाइम बर्बाद वहां कर लेते हैं, डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, या फिर जब वो PYQ को देखते हैं तो वो इसमें फंस जाते हैं। अब उनको लगता है कि हमें इसको ज्यादा फोकस करना है या फिर ये हमें नहीं बन रहा तो घबरा जाएंगे। नहीं, आपको फोकस हमेशा ये 60 और ये 20 पे करना होता है। क्यों? क्योंकि दोस्त, अगर आप अच्छे सीरियस एस्पायरेंट हैं और आपको अगर ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बन रहे तो यकीन मानो, अगर आपको नहीं बन रहे तो फिर वो किसी को नहीं बन रहे। ठीक है, और पहले क्या होता था पिछले पैटर्न में कि कट ऑफ जो इतना ज्यादा जाने का कारण था वो था बेसिकली आपका माइनस नेगेटिव मार्किंग ना होना था। उसमें क्या होता था कि वन डे एग्जाम वाले जो स्टूडेंट होते थे, वो वन डे वाले स्टूडेंट आपका क्या करते थे, कट ऑफ बढ़ा देते थे। क्यों? क्योंकि फैक्चुअल थोड़ा होने के कारण उनको प्रीलिम्स में थोड़ी अच्छी पकड़ होती थी। अब ड्यू टू दी नेगेटिव मार्किंग वहां पे अब तुक्का वाला काम खत्म हो जाएगा। तो बिलीव मी कि यहाँ पे सीरियस एस्पायरेंट्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप सही तरीके से स्मार्ट वे में स्टडी करते हैं तो आपका पेपर 100% निकलता है, बट आपको कुछ पैटर्न को फॉलो करना होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो इस डिफिकल्ट क्वेश्चन पे हमें ज्यादा फोकस नहीं करना है। अगर आपकी स्टडी अच्छी है तो आप उसको फॉलो करेंगे। आने वाले समय में इसको डिस्कस करेंगे कि एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम इसको कैसे डील करेंगे, बट मेजर टारगेट हमारा कौन सा होगा, इजी और मॉडरेट क्वेश्चन, इसको टारगेट करना है।
इसको टारगेट करने के लिए आपकी स्टडी प्लान क्या होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन पे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम क्या जाएंगे उस पर देखेंगे। कहने का मतलब इतना है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन पे आपको ज्यादा नहीं सोचना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। ये 80 क्वेश्चन कर ले जाते हो, इसमें अगर आपका सटीक अगर ज्यादा है ना, कि इसमें गलत होने के कम चांसेस, तो अपने आप सिलेक्ट हो जाते हो, ठीक है। तो अब मेजरली हम बात करें स्मार्ट अप्रोच में, तो आपको फॉलो क्या करना है? आपको फॉलो करना है दोस्तों, जब एक थीम बेस्ड पैटर्न की बात कर रहे हैं, क्या होता है कि आपको अब सब कुछ नहीं पढ़ना होता। सिलेबस में तो हम बात करेंगे, बट सिलेबस में कई चीज ऐसी, जैसे हमने कल देखा था कि आपको बहुत सारी चीजें दी हुई, जैसे फर्स्ट यूनिट की बात की हमने कि भाई बहुत वास्ट यूनिट है, बहुत सारा कुछ पढ़ने का, लेकिन क्वेश्चन कितने आएंगे? लगभग 10 ही आएंगे। लेकिन जब आखिरी के 4 यूनिट की बात किए तो आखिरी के 4 यूनिट छोटे हैं, लेकिन उसमें भी 10 क्वेश्चन आएंगे। तो इससे क्या समझ आया कि आप आखिरी के 4 यूनिट पहले पढ़ो और ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करो, ज्यादा बार बार रिवीजन करो, 40 क्वेश्चन तैयार। तो उसी तरीके से हम बात करें तो अब स्मार्ट वे का मतलब क्या है? स्मार्ट अप्रोच का मतलब है कि हमें सिलेक्टेड पढ़ना है, ठीक है, सिलेक्टेड पढ़ना है, लेकिन ठीक है, सिलेक्टेड स्टडी करना है, बट उसका क्या करना है? हमें उसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, ठीक है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। अब मैं आपको एग्जांपल की तरह समझाता हूं। एग्जांपल से अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि 2021 से लेके हम 2025 की ही बात करते हैं। ये सब मैं किस तरह से बता रहा हूँ? ये सब मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के बेसिस के एनालिसिस पे बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल किस तरीके से, आप देखिए 2021 में एक बार फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया है काजीरंगा नेशनल पार्क के ऊपर, ठीक है, कि भाई काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, ठीक है। 2022 में क्वेश्चन आ गया कि माधव नेशनल पार्क कहाँ पे है, ठीक है। 23 में क्वेश्चन आ गया कि 4 नेशनल पार्क के नाम दिए हुए हैं, 4 जगह के नाम दिए, मिलान करो। देन 24 में क्वेश्चन आ गया कि भाई पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। 25 में क्वेश्चन आ गया कि ये फलाना बायो रिजर्व कहाँ पे है। तो अब इससे आपको क्या समझ आ रहा है? ये पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को स्टडी करके आपको क्या समझ में आया ये थीम के बेस, कि भाई जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो एक सिमिलर पैटर्न में पूछे जा रहे हैं, वो एक थीम बेस्ड अप्रोच पे पूछे जा रहे हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया। अब आपको ये समझ में आया कि ये इंपॉर्टेंट थीम है जहां से एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। अगर आप इन सबको याद कर लोगे तो आपका एक क्वेश्चन पूरा तैयार। लेकिन आपको क्या करना है? आपको कवर टू कवर सारी बुक्स पढ़नी है। अब कवर टू कवर आप सारी बुक्स पढ़ोगे तो मुझे बताओ कि आप याद कर पाओगे किसी चीज को? नहीं कर पाओगे। तो ये जरूरी है कि आप पर्टिकुलरली कुछ थीम बेस्ड स्टडी करिए। इसलिए आपको बता दें कि हम अनअकैडमी आईएएस जो है वो आपके लिए पर्टिकुलरली एक स्मार्ट अप्रोच लेके आया है, जिसमें कि हम हर यूनिट में से, ठीक है, हर पर्टिकुलर एक यूनिट में से ऐसी 10 थीम्स या फिर ऐसी 10 टॉपिक्स निकालते हैं कि इन 10 टॉपिक्स को आप पढ़ लोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आ रहा है। और ये टॉपिक हम अपने आप से नहीं बनाए हुए, ये आपके लिए पूरा एनालिसिस करके पीवाईक्यू के बेसिस पे बनाए गए। सिलेबस और पीवाईक्यू उनके बेसिस पे हर यूनिट से हमने 10 थीम 10 टॉपिक निकाले हैं, जिससे आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ते हैं। अब ये तैयार करो, लेकिन ये एक बार पढ़ने से होगा क्या? ये इतने फैक्चुअल है कि कम से कम इसको आपको 4 से 5 बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी ज्योग्राफी इन्वायरमेंट का पार्ट हो गया। अब फॉर एग्जांपल हम बात कर लें जैसे कि एक और एग्जांपल पॉलिटी का। अब पॉलिटी में जैसे हम बात कर लें तो पंचायती राज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, पंचायती राज एक टॉपिक हो गया। पंचायती राज की थीम में आप देखते मिलता है कि जल्दी से कमेंट करके बताइए कि पंचायती राज संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल या अनुच्छेद में दिया हुआ है, जल्दी बताइए। तो इसमें आपको 243 देखने को मिल रहा है, आर्टिकल 243। अब 243 आर्टिकल में आपको पंचायती राज के बारे में दिया। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए तो उसमें आपको देखने मिलेगा भाई, उसमें पूछा गया ग्राम सभा किस आर्टिकल में दिया हुआ है, महिलाओं को रिजर्वेशन किस आर्टिकल के अंदर दिया गया है, आपका इलेक्शन कमीशन वहां पे पंचायत में किस आर्टिकल में, फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में, वहां की समिति जीवीआर राव समिति, एल एन सिंघवी कमेटी, अशोक मेहता समिति, आपका बलवंत राय मेहता समिति, ये सब किससे रिलेटेड है, कब बनी है, किस वर्ष बनी। तो इससे क्या समझ आया
कि पंचायती राज से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उसको 1 घंटे में पढ़ लो, आपका टॉपिक तैयार। तो इस तरीके से हर यूनिट से कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड पार्ट पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन उसको बार बार पढ़ने पड़ेंगे। इसी को हम कहेंगे स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट अप्रोच करना। सब कुछ के पीछे भागोगे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सिलेबस साथ में पीवाईक्यू और मल्टीपल टाइम रिवीजन, ये अप्रोच होना चाहिए। और जो मैंने बताया कि जो आखिरी के जो 20 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो डिफिकल्ट वाले, वो आप मानो अगर आपकी स्टडी अच्छी है तो उसमें थोड़े बहुत बनेंगे। एलिमिनेशन मेथड के हम आगे बात करेंगे कि किसको उसको किस तरह अप्रोच करना होगा, लेकिन आपको इजी और मॉडरेट क्वेश्चन पे जाना होगा, ठीक है। इस पे हम बात करें तो हमने आपको बताया कि किस तरह से हम 10 थीम्स को लेके बात करेंगे, कि हर यूनिट से 10 थीम्स हम उठाएंगे। जैसे कि हम बात कर लें अभी, तो आपका पर्टिकुलरली देखो, जैसे यूनिट 1 की हम बात कर रहे थे, कल हमने बात की थी कि सिलेबस में हम यूनिट नंबर 1 की बात करेंगे। उसमें देखो जैसे वेदास हो गया, उपनिषद हो गया, ठीक है, एक कर्मा की थ्योरी हो गई, पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ देख। संस्कार, 16 संस्कार पे क्वेश्चन आते हैं। तीर्थंकरा, 24 तीर्थंकरा जो है हमारे महावीर के, सॉरी, जैन धर्म के, उसमें क्वेश्चन आते हैं। पहला कौन है, 24वां कौन है, 23वां कौन है, उनके सिंबल्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ से जो है वो पर्टिकुलर थीम्स निकाली है। फॉर एग्जाम्पल बात कर लें तो अगर एंशियंट हिस्ट्री की, प्राचीन इतिहास की, तो वहां पे आपको हड़प्पन सभ्यता से क्वेश्चन आते हैं कि भाई वहां के साइट्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, कब किसने डिस्कवर किया, कौन सी चीज कहाँ पे पाई गई, ठीक है, सबसे बड़ी साइट कौन थी, वहां पे टेम्पल, अपना टाउन प्लानिंग क्या क्या सिस्टम था, ठीक है। फिर वैदिक कल्चर पे आए तो वैदिक में आपके अलग अलग उसके फीचर्स के ऊपर पूछता है। देन फिर बौद्ध और जैन धर्म के ऊपर, मौर्यन में हम आए तो डिफरेंट उसके एडमिनिस्ट्रेशन में बात होती है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको पर्टिकुलर थीम बेस्ड स्टडी करना है, जो कि हम अपने टॉप आने वाले लेक्चर्स में आपसे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हर यूनिट से 10-10 इंपॉर्टेंट थीम्स को निकाल के उसको बार बार पढ़ना है। और आप ये खुद भी कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप सिलेबस और पीवाईक्यू को सही से एनालिसिस करें। तो सिलेबस सामने रखना है, पीवाईक्यू देखने, पीवाईक्यू में जो जो थीम्स रिपीट हो रही हैं उन्हीं को आपको ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, तो ही आप सक्सेस होगे, तभी आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि हम बात कर लें आपको कि यहाँ पे आपको देखने मिलता है कि किस तरीके से, देखो पीवाईक्यू के हम बात कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे वेदास की हमने बात की थी कि किस तरीके से वेदास के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। सभा और समिति के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है वेदास के ऊपर, कि इसके बारे में किस इंस्टीट्यूशन में दिया हुआ है, मतलब किस वेदास में दिया हुआ है। 4 वेदास होते हैं, उसमें किसके बारे, किसमें ये दिया हुआ है, तो ये वेदास हो गया, ठीक है। फिर ये अष्टांग योग के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है पिछली बार। तो ये सब जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको आपको पढ़ना है। लेकिन कोई भी टॉपिक इस तरह बहुत ज्यादा डीप पे पढ़ना नहीं होता। क्वेश्चन आप देखो हमेशा बेसिक्स पे क्वेश्चन आते हैं, एकदम इन डेप्थ पे क्वेश्चन नहीं आते। और अगर वो इन डेप्थ में बहुत ज्यादा आ रहा है तो वो क्या हो गया, वो डिफिकल्ट लेवल का हो गया। और डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन अगर मान लो आप सीरियस एस्पेरेंट हो, आपको नहीं आ रहा, तो वो किसी को नहीं आ रहा, उस पर फोकस नहीं करना, उस पर टाइम बर्बाद नहीं करना। तो आज का जो हमारे सेशन का उद्देश्य था, आपको स्मार्ट रूप से ये बताना कि किस तरीके से आपको चीजें फॉलो करनी है, ठीक है। सो इस पे हम आगे देखें तो आपको देखने मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल इंस्क्रिप्शन के ऊपर देखो। अब ये जो इंस्क्रिप्शन हो गए है ना आपके अभिलेख, अब ये आया हुआ है आपके पिछले साल दाशपुर इंस्क्रिप्शन पे कुमारगुप्त के। तो इस तरह इंस्क्रिप्शन या अभिलेख पे हर साल क्वेश्चन आता है, चाहे फिर वो कुमारगुप्त के ऊपर हो, चंद्रगुप्त के ऊपर हो, समुद्रगुप्त के ऊपर हो, अशोका के ऊपर हो। हर साल एक नए क्वेश्चन इन अभिलेखों के ऊपर आपको कभी सतवाहना के ऊपर मिल जाएगा। फिर आपको जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुक्स के ऊपर, ठीक है, एमपी में बुक्स के ऊपर, लेखकों के ऊपर। मुगल्स के ऊपर जाएंगे तो उनके रूलर्स में उनके जो राइटर्स है, डिफरेंट राइटर्स पे आ जाएगा। गुप्ता और गुप्ता और मौर्यन पीरियड में जाएंगे तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आ जाएगा कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता था, सम्राट हो गए, ठीक है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में क्वेश्चन। ये रेगुलर क्वेश्चंस हैं जो हमेशा रिपीट होते हैं, इसी को हम कहते हैं थीम बेस्ड स्टडी। तो सब कुछ ना पढ़ के लिमिटेड पढ़ो, लेकिन उसको बार बार पढ़ो। अब लिमिटेड का मतलब क्या होगा, लिमिटेड मतलब अपने आप से आप डिसाइड नहीं करोगे, आप पीवाईक्यू के बेसिस पे दोस्त डिसाइड करोगे।
तो इस तरीके से हम देखें तो आपको फर्स्ट यूनिट में से, जैसे कि हम सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की बात कर ले, तो यहाँ पे लगातार क्वेश्चन जैसे राजा राम मोहन रॉय हो गए, ठीक है, राजा राम मोहन राय। उसके अलावा इसमें इनका ब्रह्मो समाज हो गया, इनके द्वारा निकाली गई पत्रिका हो गई। इनने जो रिफॉर्म मूवमेंट्स चलाए हैं सती प्रथा को खत्म करने के लिए, उसके बारे में पूछ लेता है कब आया, किसके अंडर में आया, विलियम बेंटिक के समय थे उस समय आया, ठीक है। ईश्वर चंद विद्यासागर के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट रिलीजियस रिफॉर्मर्स के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये चीज मेजर है। दूसरी बात हम देखें तो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में आपको महात्मा गांधी जी के ऊपर देखने मिलेगा। फॉर एग्जांपल डिफरेंट मूवमेंट्स लाइक आपके क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, ठीक है, उसके पीछे सीडीएम हो गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया, स्वदेशी मूवमेंट हो गया। यहाँ से क्वेश्चन आपको जनरेट होते देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो ये सब मेजर चीजें हैं, मेजर टॉपिक है जिसको हम आने वाली थीम्स पे डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलिए, इस तरह हम आगे बात करें तो आपको पर्टिकुलरली इन थीम्स पे फोकस करना है। इसी तरह के इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाके कॉल कर सकते हैं। हमारे न्यू बैचेस, क्रैश कोर्स, पर्टिकुलर प्रीलिम्स, इफेक्टिव सिलेबस, सब कुछ उस पर आप विजिट कर, मतलब कॉल कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर पे आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।